मैं हूं आलिया नाज की। आज सरबीन का अहम मौजू है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सख्त तरीन पाबंदियों के दरमियान आशूरा मुहर्रम, जबकि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी तफ्तीश का मुतालबा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी हुकूक की काउंसिल की सरबराह की तनकीद पर इंडिया ने कुछ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है या नहीं। इसके अलावा सरबीन में आज ये भी शामिल है मुहर्रम के दौरान सिंध के इलाके हैदराबाद में लकड़ी के दुलदुल के जुलूस। ये दुलदुल क्या है और ये रवायत यहाँ कहाँ से आई। और स्पोर्ट्स राउंड अप में देखिएगा कि फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल की तारीख में 1 अरब यूरो के स्क्वाड वाला पहला क्लब कैसे बना। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी सतह पर तफ्तीश करने की अपील की है। उनका ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब इतवार को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की गई और शिया मुसलमानों के मजहबी जुलूसों को मुंतशिर किया गया। श्रीनगर से सूरत हाल के साथ रियाज मसरूर। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में यूँ तो गुज़िश्ता 30 साल से मजहबी इज्तिमात या जामा मस्जिद में जब कोई बड़ा ओकेजन होता है उस तरह के इज्तिमात पर पाबंदी है, लेकिन ये पहला मौका है कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर आशूरा का जो दिन है इस पर पूरी वादी में सख्तियां कर दी गई हैं और दफ़ा 144 को सख्ती से नाफिज किया गया है। हालांकि इससे पहले वाले जो दिन होते थे, पहले वाली सूरत हाल होती थी, उसमें आशूरा के मौके पर मकामी सतह पर शिया आबादी को जुलूस निकालने या आज़ादारी के इज्तिमात की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन इस बार हुकूमत ने पेशगी यह ऐलान किया था कि दफ़ा 144 को सख्ती से नाफिज किया जाएगा और शिया आबादी को किसी तरह के किसी भी जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि आशूरा के जुलूस या मीलाद के जुलूस पर पाबंदियों के ख़िलाफ़ माजी में काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल देखने को मिला और अलहदगी पसंदों ने और मजहबी जमातों ने इस बारे में हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवे भी दिए। लेकिन इस बार हुकूमत का कहना है चूँकि 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके दौरान अगर इस तरह के इज्तिमात की इजाज़त दी जाती है तो शरारत पसंद इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अमन व कानून में खलल पैदा करेंगे। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल की सरबराह मिशेल बैचेलेट ने काउंसिल के 42वें सेशन में अपने खिताब के दौरान इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। मुझे इंडिया की हुकूमत की जानिब से किए गए हालिया इक़दामात से कश्मीरियों के इंसानी हुकूक पर पड़ने वाले असरात के बारे में सख्त तशवीश है। इसमें इंटरनेट कम्युनिकेशन और पुरअमन इज्तिमात पर पाबंदियाँ और मुकामी सियासी रहनुमाओं और एक्टिविस्ट की नज़रबंदी शामिल है। जहाँ मैं इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर देती हूँ कि वो इंसानी हुकूक की हिफाजत करें और उनका लिहाज करें। मैं ख़ास तौर पर इंडिया की हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो कश्मीर में जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू में नरमी करें ताकि शहरियों को बुनियादी ज़रूरतों तक रसाई हासिल रहे और जिनको नज़रबंद किया गया है उनको हासिल तमाम हुकूक का लिहाज किया जाए। ये बात बहुत अहम है कि कश्मीरियों के बारे में किए जाने वाले किसी भी फैसले में उनको शामिल किया जाए और उनकी राय ली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी सूरत हाल को नस्ल कुशी करार दिया। मैं नस्ल कुशी का लफ्ज़ याद कराते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए लरज़ जाता हूँ, लेकिन मैं इसका लाजमी इस्तेमाल करूँगा और उसका पस मंज़र नस्ल कुशी पर आलमी मुआहिदा है। कश्मीर और मकबूजा ख़ित्ते में एक कौम, नस्ल और मजहबी ग्रोह की ज़िंदगियों, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी और ज़रिए माश को एक कातिल, औरत दुश्मन और नस्ल परस्त हुकूमत से शदीद ख़तरा है। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं BBC उर्दू के हमारे नामनिगार शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो ये बताइए कि मिशेल बैचेलेट ने कश्मीर के बारे में जो कहा, तशवीश का इजहार किया, उसके बारे में इंडिया में सरकारी सतह पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए आलिया, मिशेल के बयान पर बाज़ाब्ता तौर पर तो यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ ज़राए से जो इत्तलात मिली हैं उससे जो अंदाज़ा होता है उससे लगता है कि हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि कश्मीर का ज़िक्र उनके इफ्तिताही जो उन्होंने जो खुतबा दिया, जो शुरुआत की, उसमें ज़रूर आएगा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि शायद
وہ انٹرنیٹ اور میں نرمی کرنے اس کو کھولنے اور لوگوں کی گرفتاری وغیرہ میں جو ہے اس کو وہیں تک محدود رہے گا۔ سب سے زیادہ تشویش یہاں پر یہ محسوس کی گئی، اس معاملے پر کی گئی ہے کہ جو ان کے بیان میں جو یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہو اس سے اس معاملے میں ان کی بھی صلاح مشورہ ضرور کیا جائے، تو اس لیول پر یہاں پر ضرور سرکاری حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اقوام متحدہ میں اپنے خطاب جو ان کا خطاب تھا اس میں کشمیر کی بات کی، کیا اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے وہاں؟ دیکھیے اس پر جو رد عمل انڈیا کا ہوگا وہ اب سے کچھ ہی دیر میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے جو کمیشن ہے اس میں انڈیا کی طرف سے جواب دیا جانے والا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 10-15-20 منٹ کے اندر ہی وہ بولنے والے ہیں۔ انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ جو اس کشمیر کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اسی لیے جو ہے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید وزیر خارجہ وہاں پر اس کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ایک سیکریٹری لیول کی سطح کی جو ایک بیوروکریٹ ہیں وہ اس کا جواب دیں۔ انڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ یہ چونکہ اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب انڈیا میں تشویش ضرور بڑھ رہی ہے کہ رفتہ رفتہ جو یہ معاملات ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو گرفتاریاں ہیں، جو سارے بند ہیں، جو انٹرنیٹ اور موبائل فون، اس پر بین الاقوامی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور انڈیا میں اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ اچھا شکیل، کشمیر پچھلے 37 دن سے لاک ڈاؤن میں ہے، آگے ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ اس طرح کے کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ حالات میں شاید کوئی نرمی ہو، یا جیسے ہے ویسے ہی فی الحال چلتا رہے گا؟ دیکھیے یہاں عام سوچ یہ ہے کہ اس مہینے کے اواخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انڈیا کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم دونوں ہی خطاب کرنے والے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی طرف سے خاص طور سے ضرور جو ہے اس کا محور ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پابندیاں اس میں کچھ نرمی کی جائے رفتہ رفتہ، لیکن بہت زیادہ نہیں کی جائے گی، اور یہ صورتحال بدستور بنی رہے گی، اور تھوڑا بہت اس میں کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی سربراہ میچل بیچلٹ نے نہ صرف متنازع خطے کشمیر بلکہ شمال مشرقی انڈین ریاست آسام میں لاکھوں افراد کو انڈین شہریت سے محروم کرنے کے معاملے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ گزشتہ روز کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا، انڈیا کی شمالی مشرقی ریاست آسام میں حال ہی میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز آف انڈیا کی 31 اگست کو جو فائنل فہرست جاری کی گئی ہے، اس میں 19 لاکھ لوگوں کا نام شہریوں کی فہرست میں نہ ہونے سے لوگوں میں زبردست بے یقینی اور بے چینی ہے۔ میں حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ان شہریوں کو اپیل کا صحیح موقع ملے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بے وطن ہونے سے بچایا جائے۔ ریاست آسام کے ان متاثرین کے سامنے اپنے آپ کو انڈین ثابت کرنے کے لیے ایک طویل قانونی لڑائی کھڑی ہے، لیکن ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے والدین کی اس قانونی لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا بچپن کہیں کھو سا گیا ہے۔ مزید تفصیل آسام سے پریانکا دوبے کی اس رپورٹ میں۔ آسام کے دبری ضلع میں رہنے والی شاہدہ بی بی کے پاس آج زندگی کے صرف 45 دن دیکھ پانے والے اپنے بیٹے نظر الاسلام کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اسم سرکار نے اسمبلی میں ایک لسٹ جاری کر کے ریاست کے ڈیٹینشن کیمپوں میں جن 25 لوگوں کی موت کا ریکارڈ پیش کیا ہے، ان میں سب سے چھوٹے نظرل کا نام سب سے نیچے آتا ہے۔ یوں تو سرکاری بیان میں ریاستی حکومت نے ان سبھی 25 موتوں کا سبب بیماری کو بتایا ہے، لیکن شاہدہ کا ماننا ہے کہ ڈیٹینشن کیمپ کی سخت ماحول کو بچہ سہ نہیں پایا۔ مئی 2011 میں جب مجھے ڈی ووٹر کیس میں کوکرا جھاڑ ڈیٹینشن سینٹر لے گئے تھے، تب میرے جڑواں بچے نظرول اور نبوزر صرف 14 دن کے تھے۔ وہاں اچانک نظرول کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور 1 مہینے بعد وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ 2012 میں ہائی کورٹ نے مجھے ناگرک بتا کر رہا بھی کر دیا، لیکن اتنا سب کھو کر ملی ناگرکتا کا میں کروں کیا؟ بکسا ضلع کے گووردھنا گاؤں میں رہنے والی انارا خاتون کی 6 سال کی بیٹی شاہینہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں۔ 3 سال سے گوالپارا ڈیٹینشن سینٹر میں قید اپنے شوہر قدم علی کے مقدمے میں الجھی انارا اپنی بیٹی کے علاج کے لیے محض 10,000 روپے کا انتظام نہیں کر پا رہی ہیں۔ میں مزدوری کر کے ان کو کھلاؤں، وکیل کی فیس بھروں یا بیٹی کا آپریشن کرواؤں۔ بیٹی جب مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا کہاں ہیں، تب مجھے بہت رونا آتا ہے۔
असम में लोगों की शहरियत तय करने के इस सख्त अमल का शिकार होते इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कानून में अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जेल में इस साइट में डिटेंशन कैंप क्रिएट किया गया। जेल मैनुअल में जो डिटेंशन सेंटर में जो बच्चे माँ बाप के साथ जाते हैं उनकी देखभाल के सिलसिले में अभी तक कानून में कोई मखसूस इंतजाम नहीं है। उनके बारे में कोई क्लियर कट लॉ नहीं है। शहरियत तय करने के इस तकलीफदेह अमल में खोए आसाम के इन बच्चों का मुस्तकबिल फिलहाल अंधेरे में डूबा हुआ सा लगता है। कभी डिटेंशन में बंद माँ बाप के साथ जेल के सख्त माहौल में रहने को मजबूर, तो कभी उनके साए के बिना बाहर की कठोर दुनिया को अकेले सहते इन बच्चों की सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं। प्रियंका दुबे, BBC असम। सरबीन में आगे चलकर स्पोर्ट्स राउंड अप में देखिएगा। फुटबॉल क्लब्स में अरबपति सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी। क्या दुनिया के सबसे मकबूल खेल में अब कामयाबी की जमानत सिर्फ पैसा है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। बरसग़ीर में अज़ादारी की तारीख़ और रिवायत कई सदियों पुरानी है, जिसमें मातमी जुलूसों के हमरा शबीह ज़ुलजना, ताज़िये और अलम निकाले जाते हैं। इसी रिवायत की पासदारी में सिंध के साबिक़ दारुल हुकूमत हैदराबाद में लकड़ी के दुलदुल के जुलूस निकाले जाते हैं। ये रिवायत इस खित्ते में और कहीं नज़र नहीं आती। ये दुलदुल क्या है और ये रिवायत कहाँ से आई? हैदराबाद से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। ये मीर साहबान जो मीर टालपुर सिंध में अंग्रेज़ों के से पहले उनका अवाइली जो दौर था उसमें जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ है दुलदुल का। यानी कि वैसे तो इसको हम सवारी कहते हैं, वैसे अरबी में इसको कहते हैं दुलदुल। तो ये तकरीबन हैदराबाद में इसकी हिस्ट्री और ये कहें कि इसकी टाइमिंग जो है उसको तकरीबन 200 साल हो गए। मेरा नाम सैयद एहसन रज़ा शाह काज़मी। जो ज़ुलजना है वो जो घोड़ा जो हम निकालते हैं, जिसे हम घोड़ा कहते हैं, वो तो यानी कि पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसी सवारियाँ जिन्हें हम दुलदुल कहते हैं ये 8 से 10 निकला करती थी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ज़ुलजना तो हर कोई सैयद गैर सैयद सब निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत है तो ये सादात ही निकालेंगे, इसकी सवारी भी सैयद ही करेगा। सीना बा सीना जो बातें पहुंची हैं हम तक कि करबला में क्या था, तो लोगों ने बताया कि इमाम के पास ज़ुलजना था, 2 परों वाली चीज़ थी। तो एक यानी कि उन्होंने एक ख़याली यानी कि तस्वुर किया कि शायद इस किस्म की सवारी इमाम के पास हो, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ बनाई और उसके बाद उसको इमाम के साथ मंसूब किया, उससे इमाम के साथ निस्बत दी और उसको निकालना शुरू किया। स्ट्रक्चर जो उसका जो अंदरूनी है वो स्ट्रक्चर आपका पूरा लोहे का बना हुआ है। तकरीबन इसमें जो आपका वेट है वो 70 kg के यानी कि लगभग है, और उसके ऊपर जो तिनके होते हैं आपके स्ट्रक्चर लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर रखे हुए हैं, फिर उनको उन्होंने बांधा हुआ है। वो उसके बाद जो है कपड़ा जड़ाया हुआ है। हर साल इसका नया कपड़ा जो है वो इसके लिए लेते हैं, वो इसको जो है ज़ेब-ए-तन करते हैं और ज़ेवरात जो होते हैं वो इसके यानी कि आगे से हम सजावट के तौर पर लगाते हैं। वो नगारे जो है वो बजाए जाते हैं, उसकी जो रिदम होती है तो उसके ऊपर इसकी सवारी दी जाती है। जिस तरह वो बजते हैं उस तरह इसकी सवारी दी जाती है। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से ख़बरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार स्पोर्ट्स राउंड अप का, जिसके लिए हमारे साथी गज़नफ़र हैदर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो गज़नफ़र, आज बात हम शुरू फुटबॉल से कर रहे हैं। फुटबॉल से बात शुरू कर रहे हैं। बरतानवी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी तारीख का पहला ऐसा क्लब बन गया है जिसकी वैल्यूएशन जो है, स्क्वाड की वैल्यूएशन जो है, उसकी कीमत जो है वो 1 अरब यूरो लगाई गई है। 1 अरब यूरो। जब ये ख़रीदा गया था, काफ़ी अर्सा हो गया तब से, तब इसकी कीमत इतनी तो नहीं थी। 2008 में जब से ख़रीदा गया था तो मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म जो हैं शेख मंसूर अल नहयान, तब जब इस क्लब की कीमत लगाई गई थी तो 210 मिलियन पाउंड लगाई गई थी। और इन 11 सालों में उन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त पर कोई $1.5 अरब खर्चा किया है। इसके बरक्स एक औसत दर्जे का प्रीमियर लीग क्लब जो है वो इसी अरसे में क्लब ने $450 मिलियन खर्च किए हैं। तो अबू धाबी ग्रुप के आने के बाद मैनचेस्टर सिटी को
बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है जो है वो बहुत ज़्यादा मिली हैं। उनके आने से पहले सिर्फ 2 बार उन्होंने लीग टाइटल जीता था, लेकिन उनके आने के बाद, खलीजी सरमाकारों के आने के बाद, प्रीमियर लीग और लीग कप 10 साल के अरसे में 3-3 बार वो जीत चुके हैं। आपने सिटी के ओनर का जिक्र किया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो मैचेस होते हैं उनमें कमी नज़र आते हैं। अभी तक 11 सालों में शेख मंसूर सिर्फ एक मैच स्टेडियम में अंदर बैठकर देख चुके हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि उनको अपने क्लब में दिलचस्पी नहीं है या ये कि वो पैसा लगा के भूल गए, हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह ये कि वो एक शाही ख़ानदान से हैं, तो जब वो बरतानिया आते हैं तो बरतानवी पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को शाही ख़ानदान के सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल हैं उनके मुताबिक उनको हिफाजत देना पड़ती है, और 40 से 45 हज़ार लोगों के दरमियान मैच बैठ कर देखने के लिए बरतानवी हुकूमत को उनकी सिक्योरिटी पर एक मैच पर तकरीबन 7 या 8 लाख पाउंड खर्चा करना पड़ जाएगा। तो इस तरह अगर वो हर मैच में शिरकत करते रहे तो क्लब का आधे से ज़्यादा मुनाफा जो है वो उनकी सिक्योरिटी पे चला जाएगा। यानी घर बैठकर टीवी पर मैच ज़रूर देखते होंगे। हाँ, टीवी पर वो मैच ज़रूर देखते हैं, और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या मैनचेस्टर सिटी का जो ट्विटर अकाउंट है वो ट्वीट भी करते हैं उनकी पिक्चर्स के वो मैच देख रहे हैं, लेकिन वो मैदान में नहीं आ सकते। एक्चुअली दिलचस्पी है। अच्छा, वैसे फुटबॉल हल्कों में ये भी कहा जाता है कि मैनचेस्टर सिटी की जो कामयाबी है उन्होंने ख़रीदा है, उस कामयाबी को कमाया नहीं। मैनचेस्टर सिटी की कामयाबियों की जब भी बात होती है तो ख़ास तौर से मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मदाह हैं वो ये कहते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने ग्रेजुअली और नेचुरली इवॉल्व नहीं किया है, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को और अपनी कामयाबी को जो है वो पैसों के ज़ोर पे हासिल किया है। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जदीद फ़ुटबॉल इस तर्ज का हो गया है कि अगर आप अपनी टीम को बेहतरीन वसाइल नहीं दे रहे तो आप लीग में आगे नहीं जा सकते। एक सीधे से पास, या अगर आप क्रॉस की मिसाल ले लें तो अगर एक विंगर एक स्ट्राइकर को एरियल क्रॉस या हवाई पास देता है तो वो स्ट्राइकर डी के अंदर कितनी देर में पहुँचेगा, अगर या वो पहुंचेगा भी या नहीं, क्या वो आहिस्ता भाग रहा है या उसने अगर छलांग लगाई या नहीं लगाई, तो ये सारी चीज़ें वो पैसे पर जाहिर है। यानी कि जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही आपको वहाँ से रिटर्न मिलेगा। और ये शायद सिर्फ मैनचेस्टर सिटी का ही मसला नहीं, सारा जो फुटबॉल इस वक्त है उसका कैरेक्टर ऐसा बन गया। ग़ज़नफ़र हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। आज सरबीन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।